सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से, सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, बेबाक में आपका स्वागत है। और मैं जानता हूं कि आप लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, आपको यह बताने के लिए कि ममता बनर्जी की शानदार जीत के क्या मायने हैं। देखिए, कई लोग ये कहेंगे कि ममता बनर्जी ने बहुत मुश्किल से यह जीत हासिल की क्योंकि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से था। जीत उनकी मुश्किल नहीं थी, उन्हें जीतना ही था। मगर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा भौकाल बनाया था अपनी पालतू, अपनी गुलाम मीडिया के जरिए, जिसमें वो ये तक कह रहे थे कि ममता बनर्जी 100 का आंकड़ा पार नहीं करेंगी। मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, इनकी पालतू मीडिया क्या कर रही थी। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी से ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों से जीत जाएगी। मगर मुद्दा यह नहीं है। क्या आप जानते हैं, आज सुबह से रिपब्लिक टीवी पर इस आदमी ने एक बार भी अपने दर्शन नहीं दिए। उल्टा ये देखिए अपने स्क्रीन पर, आज ये लोग कोरोना पे कार्यक्रम कर रहे हैं। आप जानते हैं, मैं भी बहुत मुश्किल से आज की तारीख में बंगाल पर अपनी राय दे रहा हूं, क्योंकि मेरी भी तमाम ऊर्जाएं, तमाम ध्यान देश की जनता जो कोरोना से मुकाबला कर रही है उस पर है। मगर आप जानते हैं, पिछले कुछ अरसे से लगातार मैं कोरोना पर ही जोर दे रहा हूं। इस आदमी को कोरोना की तब याद आई जब भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अगर आज भारतीय जनता पार्टी जीत रही होती सिर्फ 10 सीटों से, तब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तमाम न्यूज चैनल्स जो हैं, ये लोग जोरदार तरीके से पश्चिम बंगाल चुनावों पर बने रही। इस बंदे को देखिए, ये वही व्यक्ति है जिसे मुंबई में पत्रकारों ने खींच खींच के तमाचे दिए थे। यह कह रहा था कि मेरे इस शब्द पर गौर कीजिए, भारतीय जनता पार्टी जरूर जीतेगी। ये लोग अपने आप को पत्रकार और सेफोलॉजिस्ट कैसे कहते हैं? कि ऐसे कहते हैं ये लोग अपने आप को, ये मैं नहीं समझ पाता हूं। मगर जो मैं आपको बता रहा हूं, ममता बनर्जी की जीत मुश्किल नहीं थी। मगर आपको यह समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी किन लोगों से मुकाबला कर रही थी। इन चेहरों पर गौर कीजिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा। दूसरी बात, अमित शाह की अपनी सोच। और रही बात अमित शाह की सोच पर, इस पर मैं चर्चा आगे करूंगा, उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। इसके बाद गौर कीजिए, प्रवर्तन निदेशालय, इनकम टैक्स, एनआईए, सीबीआई और इनकी पालतू मीडिया जिनके तमाम एंकर्स पहुंच चुके थे पश्चिम बंगाल की जमीन पर। और ये लोग हर कंस्टिट्यूएंसी में जाकर यह दावा कर रहे थे कि ममता बनर्जी हारने वाली है, हारने वाली है, हारने वाली है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ममता बनर्जी पे लगातार गंदे और निजी हमले किए जाते रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दरअसल ममता बनर्जी जीती क्यों, एक एक करके आपके स्क्रीन पर दोस्तों जो आने वाला है। सबसे पहले दीदी के मान और उनकी अस्मिता पर हमला हुआ। जी हां, इस चुनाव में जितना गंदा हमला दीदी पर हुआ है, वैसा आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी महिला पर हमला नहीं किया। सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री किस तरह से उनका मजाक उड़ाया करते हैं। ओ दीदी, ओ दीदी। अगर आज ममता बनर्जी पलट के प्रधानमंत्री जी को कह दें, मोदी जी, ओ मोदी जी, वो तो नहीं कहेंगे, मगर मैं जरूर कहना चाहता हूं, मोदी जी, ओ मोदी जी, अब चुनावों पर जोर कम दीजिए। देखिए, देश की जनता कोरोना से मर रही है। इस बात पर गौर कीजिए, कहां अस्पताल नहीं है, कहां बिस्तर नहीं है, कहां ऑक्सीजन नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने हमला शुरू किया ममता बनर्जी पर। उन्हें यह तक करार दिया कि ममता बनर्जी आतंकवादियों के साथ खड़ी हैं। जी हां, उनका एक बयान है जो नहीं भूला हूं। और यही नहीं, इनका प्रचार तंत्र जिस तरह से हमला कर रहा था, मैं आपको बताता हूं क्यों हमला कर रहा था। क्योंकि यह शख्स जो आपके स्क्रीन पर है, अमित मालवीय, यह है बीजेपी के आईटी सेल का मुखिया। कायदे से इस आदमी को तो पार्टी में होना ही नहीं चाहिए, मगर इसे भी पश्चिम बंगाल चुनाव का इंचार्ज बनाया गया था। क्यों? ताकि ममता बनर्जी पर गंदा से गंदा हमला हो।
मैं आपको बताता हूं, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जब सुभाष चंद्र बोस को याद किया जा रहा था। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भी थे, ममता बनर्जी भी थी। मगर जैसे ही ममता बनर्जी मंच पर पहुंचती है तो ये लोग मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू करते हैं। ममता बनर्जी ने इस बात पर आपत्ति जतलाई थी और मैंने आपको इसी मंच पर बताया था इस कार्यक्रम के उस मुद्दे के बारे में। देखिए किस तरह से ममता बनर्जी की तौहीन, उन्हें बेइज्जत करने के लिए मोदी मोदी के नारे लगाए गए। देखिए, किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। और फिर अमित मालवीय क्या करता है? अमित मालवीय अपने प्रचार तंत्र और अपने मीडिया के जरिए यह फैलाता है कि ममता बनर्जी को जय श्री राम पर आपत्ति है। जी हां, इस तरह से लगातार ममता बनर्जी पर हमला किया जाता रहा। ममता बनर्जी के बारे में इस शख्स यानी कि दिलीप घोष ने यह तक कह दिया था कि आपको कोई चोट वोट नहीं लगी है, आप बरमूडा पहन लो, अगर इतना ही आपको अपना चोट दिखाना है, साड़ी से आपकी चोट नहीं दिखने वाली है। एक 66 साल की बुजुर्ग महिला के बारे में ऐसे शब्द। और इसी दिलीप घोष ने यह भी कहा था कि ममता बनर्जी का खून की जांच होनी चाहिए, इन्हें जय श्री राम पर आपत्ति है। इन्होंने लगातार धार्मिक नारों का इस्तेमाल किया दोस्तों और तमाम हदों को पार कर दिया, तमाम हदों को पार कर दिया। और फिर मैं नहीं भूल सकता हूं, अनुपम हाजरा नाम के एक बीजेपी नेता ने कहा कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो मैं ममता बनर्जी को गले लगा लूंगा, उन्हें झप्पी पालूंगा। एक के बाद एक इन लोगों ने हमला किया और भारतीय जनता पार्टी की गुनाहों की दास्तान को पूरी तरह से दफन कर दिया गया। आपको याद होगा, उनकी एक नेता के कार में से ड्रग्स पकड़े गए थे और उस चक्कर में कैलाश विजयवर्गीय के तो सबसे करीबी आदमी, उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी, मगर किसी ने उसकी चर्चा नहीं की। और वो ड्रग्स कहां गए, क्यों हुए, अब इस बात की कोई चर्चा नहीं की जाती दोस्तों। आगे देखते हैं। बंगाली बनाम बाहरी। हालांकि नंदीग्राम के अंदर शुभेंदु अधिकारी लगातार कह रहे थे कि ममता बनर्जी बाहरी हैं, मगर ममता बनर्जी की जीत की जो सबसे बड़ी वजह है ना दोस्तों, उन्होंने लगातार फोकस इस बात पर रखा कि मोदी जी यहां पहुंचे जरूर हैं, मगर ये लोग बाहरी हैं। ये लोग किस तरह से बांग्ला अस्मिता के बारे में सोचेंगे? क्योंकि देखिए, स्थानीय तौर पर इनके पास कोई नेता नहीं था, कोई नेता नहीं था। मतलब आप देखिए ना, आज की तारीख में जो सबसे बड़ा चेहरा जिसके आधार पर वो चुनाव पे उतरे थे, वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब वो थोड़ा ना सीएम बन सकते थे। अब चेहरों के नाम पर इनके पास कौन था? माननीय कोबरा जी। और जब ये चुनाव में उतरे तो ये धमकी दे रहे थे कि मैं डंक मारता हूं। देखिए क्या कहा था उन्होंने, फिर मैं उसकी बात करता हूं। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, আমি একটা কোবরা, गोखड़ो आमी। तो देखा आपने, इस तरह की कॉमेडी हो रही थी दोस्तों। तो बाहरी बनाम बंगाली वाले नारे पर ममता लगातार टिकी रही, बंगाली अस्मिता की बात करती रही। और जैसे जैसे वो बंगाली अस्मिता की बात कर रहे थे ना, तो वो जो हिंदू बनाम मुस्लिम वाला जो पूरा प्रोपेगेंडा था बीजेपी का, वो धराशायी हो गया। वो जो ममता का कार्ड था बंगाली अस्मिता का, वो कामयाब रहा। अब तीसरे मुद्दे पर आते हैं। मोदी जी का दीदी ओ दीदी वाला नारा उल्टा पड़ा, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मुझे याद था महुआ मोइत्रा ने कहा था कि मोदी जी का यह नारा मुझे याद दिला रहा है कि गली कूचे में अक्सर लड़कियां जब जाती हैं तो जो मनचले लड़के होते हैं ना, वो बैठे रहते हैं आसपास और लड़कियों को देखकर नारा लगाते हैं, दीदी ओ दीदी। और मैंने खुद एक बात कही थी, कल्पना कीजिए दोस्तों कि आपके घर में आपकी मां है, बुजुर्ग मां है, और दूसरे घर में रहने वाला एक बुजुर्ग आपकी मां को ताना दे और कहे, दीदी ओ दीदी। कैसा लगेगा आपको बताइए? कहीं ना कहीं बंगाल की जनता ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नारा दे देकर ममता बनर्जी की तौहीन कर रहे हैं। उन्हें यह बात स्वीकार नहीं थी, यह बात बिल्कुल स्वीकार नहीं थी। और प्रधानमंत्री का एक इतिहास रहा है, सोनिया गांधी के बारे में जो जिस तरह से बातें उन्होंने की, शशि थरूर की स्वर्गीय पत्नी के बारे में उन्होंने जिस तरह की बातें की, यह पूरा इतिहास है हमारे सामने, हम इसे नहीं भूल सकते। आगे आते हैं दोस्तों।
कोरोना को लेकर नाकामी। हुआ क्या, 5वें चरण के मतदान के बाद पूरे देश में यह बवाल मच गया कि कोरोना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो लापरवाही है वो आपराधिक थी। और क्यों ना हो, क्योंकि बंगाल के अंदर भी केसेस लगातार बढ़ रहे थे। क्यों बढ़ रहे थे वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, मगर कोरोना को लेकर बीजेपी की जो नाकामी थी वो पूरी बंगाल की जनता देख रही थी। वो बंगाल की जनता जो राजनीतिक सोच में बहुत सुलझी हुई है, वो ये देख रही थी कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है भारतीय जनता पार्टी सरकार। आगे 5वां कारण, ममता का जज्बा बतौर राजनीतिक योद्धा। वो तस्वीर याद है आपको? ममता बनर्जी नंदीग्राम में थी और उन्हें अचानक चोट लग गई। पत्रकारों के सामने थी वो, और फिर पूरे चुनाव में प्लास्टर लगाकर वो घूमती रहीं, रोड शोज भी करती थीं। तो वो अपनी चेयर में बैठे बैठे रोड शोज करती थी। इस तस्वीर ने महिला वोटर्स पर जबरदस्त असर डाला दोस्तों, और वो अकेली चुनाव लड़ रही थी। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया उनका मुकाबला किन लोगों से था। प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, एनआईए, उनके एक नेता को बीच चुनाव में एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। और ये शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय आज की तारीख में वो बीजेपी में क्यों हैं जबकि दोनों भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी इन लोगों पर हमला किया था। ये दोनों पार्टी के अंदर सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इन्हें डर था कि अगर ये पार्टी छोड़कर नहीं गए, यानी कि तृणमूल कांग्रेस छोड़कर नहीं गए, तो इन्हें जेल में जाना पड़ा था। यही वजह है जो है ममता बनर्जी बतौर राजनीतिक योद्धा अपना परिचय देती रही। छठा कारण, चुनाव आयोग का पक्षपात। और ये दोस्तों मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूं। आपको याद होगा दोस्तों कि जब पहले चरण का मतदान था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश पहुंच जाते हैं और वहां एक बांग्ला मंदिर में शीश झुकाते हैं वो, और तमाम न्यूज चैनल्स उस तस्वीर को दिखा रहे होते हैं। आपको याद होगा ये मुद्दा मैंने उठाया था अपने कार्यक्रम में। यही इन्होंने लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में किया था, जब प्रधानमंत्री को गुफा के अंदर ध्यान करते हुए दिखाया गया था। पूरे दिन वो तस्वीर चली थी, और इस बार भी वही पैतरा। चुनाव आयोग इस पर पूरी तरह से खामोश रहा। चुनाव आयोग के पक्षपात का दूसरा प्रमाण, 8 चरणों में आपने मतदान कराया। 8 चरणों में? एक ऐसे देश में जहां कोरोना अपनी जड़ें फैला रहा था, आपने 8 चरणों में मतदान कराया। और जब उग्र होने लगा, 4 चरण बचे हुए थे दोस्तों, ये चाहते तो एक दिन में उसे खत्म कर सकते थे, मगर ये माने नहीं, क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि हम जीत सकते हैं, हम जीत सकते हैं, हम जीत सकते हैं। इन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता की जान के साथ खेला है। ये मेरे शब्द नहीं हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था इनके बारे में कि आप पर हत्या का केस क्यों ना किया जाए, और फिर ये रोते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि इस मुद्दे को हटाइए। आगे, चुनाव आयोग ने एक जिले को 4 हिस्सों में बांट दिया। आपने कभी यह बात सुनी है कि एक चरण का एक जिले में चुनाव हो रहा है और उसे 4 चरणों में बांट दिया गया, 4 हिस्सों में बांट दिया गया? क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था ऐसे करने से बीजेपी की मदद मिलेगी। और फिर मैं अब आपको सुनाना चाहता हूं दोस्तों, मुकुल रॉय और शिशिर बजौरिया के बीच बातचीत क्या हो रही थी। आप ये बातचीत सुनिए, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। 1 নম্বর হচ্ছে বাংলা, এটা তো ঘটনা যে বাংলায় আমরা চাইবো যে এজেন্ট হবে, এজেন্ট হওয়ার জন্য তোমাকে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি রাখলে হবে না, যে পারবে যে কোনো বুথে সে এজেন্ট হতে পারে। दोस्तों इस बातचीत का क्या मतलब था मैं आपको बताता हूं। बीजेपी के पास जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं है। हर बूथ में आपको उसी इलाके का कार्यकर्ता चाहिए, और चुनाव आयोग का यह नियम है कि अगर आप एक बूथ का कोई कार्यकर्ता रखना चाहते हैं तो उसी इलाके से होना चाहिए। मगर बीजेपी के लिए चुनाव आयोग ने अपने इस नियम को ही पलट दिया था। वाकई इनको शर्म तक नहीं आती दोस्तों, शर्म तक नहीं आती, और यह इस बात का प्रमाण था। दोस्तों यही नहीं, ममता बनर्जी को निशाना साधने के लिए इन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया। ममता बनर्जी की बातचीत के कई टेप्स सामने आए, यानी कि ममता बनर्जी की बातचीत को रिकॉर्ड किया जा रहा था। क्यों? बताइए क्यों? एक राज्य के मुख्यमंत्री की बातचीत का रिकॉर्ड किया जा रहा था। आपको याद होगा नंदीग्राम में वो एक व्यक्ति से बात कर रही थी जो पहले तृणमूल कांग्रेस में था,
और उसे समझा रही थी कि भाई आप मदद कीजिए, आप वापस तृणमूल में आ जाइए। उस बातचीत को इन्होंने लीक कर दिया। उसी तरह से बीजेपी ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस बातचीत को भी इन्होंने लीक कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार इतना निम्न स्तरीय रहा, इतना घटिया रहा है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं। मेरी मित्र रोहिणी सिंह ने रवीश कुमार तमाम लोगों के साथ मिलकर प्रशांत किशोर के साथ बातचीत की थी क्लब हाउस में। उसे लीक करवा के मानो पता नहीं कौन सी बड़ी सीक्रेट बातचीत है, इन्होंने यह बता दिया कि देखिए किस तरह से प्रशांत किशोर जो हैं मोदी विरोधी पत्रकारों से बात कर रहे हैं और इन्होंने हार स्वीकार कर ली। मतलब बेवजह उससे मुद्दे को तूल देना। हालांकि प्रशांत किशोर ने आज ऐलान कर दिया है कि अब मैं पॉलिटिकल कंसल्टेंसी छोड़ रहा हूं। इसके बाद बीजेपी ने तृणमूल के भगोड़े नेताओं को स्वीकार किया, जिससे नुकसान हुआ क्या दोस्तों कि कई विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने अपनी पालतू मीडिया के जरिए यह संदेश फैलाया कि देखो ये तमाम नेता जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं उससे हमें फायदा होने वाला है। गलत। ये तमाम नेता दरअसल तृणमूल कांग्रेस के लिए सिरदर्द थे। अच्छा हुआ कि इन्होंने खुद पार्टी छोड़ दी, वरना इन्हें निकालना पड़ता और फिर पार्टी के अंदर एक नई बगावत शुरुआत हो सकती थी। शुभेंदु अधिकारी, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। मुकुल रॉय, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। तो इससे लग रहा था कि फायदा होगा, मगर ऐसा कोई फायदा नहीं है। पहले से कहीं ज्यादा तृणमूल कांग्रेस ताकतवर हुई है। आपको कुछ और चीजों पर गौर करना पड़ेगा जो आपकी स्क्रीन पर मैं बता रहा हूं। प्रधानमंत्री ने बंगाल में 18 रैलियां की जो प्रत्यक्ष रूप से 22 सीटों को प्रभावित करती थीं। उनमें से 19 सीटों पर बीजेपी हार रही है, सिर्फ 3 पर वो टीएमसी से आगे है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह चुनाव तो ममता बनाम मोदी था ना, तो इसका ठीकरा मोदी जी के सिर पर क्यों ना फोड़ा जाए। उन्होंने जहां रैलियां की 18 रैलियां, वहां पर 19 सीटें हार रही है बीजेपी। यह क्या बतलाता है? अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों बीजेपी क्यों हार रही है। सबसे बड़ी बात, बीजेपी अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दोस्तों दिक्कत क्या है, बीजेपी ढाक के 3 पात चल रही है। उसके पास पैसा है, ताकत है, पालतू मीडिया है और वो बिल्कुल नाक की सीध में चलती है। सबको रौंदती जाती है। विधायक खरीद लो, दूसरी पार्टी को तोड़ लो, हिंदू मुस्लिम करो, और वो बदलना नहीं चाहती है। मगर जब आपका मुकाबला ममता बनर्जी जैसी पॉलिटिकल फाइटर के साथ होता है ना, तो आपकी अपनी सोच बदलनी पड़ती है। बीजेपी इसे बदलना नहीं चाहती है। यानी कि जिस तरह से वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, उसी तरह से उसने दिल्ली में भी चुनाव लड़ा, उसी तरह से वो पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ रही है। हर जगह वही नारे, देश के गद्दारों को, हर जगह जय श्री राम के नारे, और हर जगह ये नारे कामयाब नहीं होते हैं। इसके बाद वो अपनी दकियानूसी राजनीति से भी बाज नहीं आ रही है। जी हां, दकियानूसी राजनीति। भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार यही कहता था दोस्तों, ये लोग पश्चिम बंगाल जीत भी गए तो कौन सा कमाल कर लेंगे। और मैंने आज ट्वीट भी किया है, मैंने कहा है कि अच्छा हुआ आप लोग पश्चिम बंगाल हार गए, वरना आप पर दबाव बन जाता बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने में, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने उत्तर प्रदेश में राम राज्य ले आए हैं। और यूपी में आप जानते हैं चाहे कोरोना को लेकर क्या हाल है या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या हाल है। तो बंगाल की जनता को शुक्र मनाना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी ये लोग ऐसा सीएम बिठा देते जो अस्पताल पर कार्रवाई करता, जो ऑक्सीजन की मांग करता उस पर एफआईआर करता, जो ये बाकी राज्यों में कर रहे हैं। इसके बाद वो धर्म को नफरत में तब्दील कर रही है। जय श्री राम के नारे के जरिए वो समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। जी हां, जय श्री राम एक ऐसा नारा है जिसे हम सबको बांधना चाहिए, क्योंकि राम एक प्रतीक है मर्यादा के। राम प्रतीक है मर्यादा पुरुषोत्तम के, मगर इन्होंने राम को प्रतीक बना दिया उग्र हिंदुत्व का, मिलिटेंट हिंदुत्व का। और वो गाना है भाई कि देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। ये गाना भारतीय जनता पार्टी पर फिट बैठता है। 90 के दशक से लेकर अब तक इन्होंने राम का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए किया है, और यही ये लोग कर रहे थे पश्चिम बंगाल चुनावों में। मगर मुझे शुक्र है कि वो नारा काम नहीं आया। ममता बनर्जी को न सिर्फ मुसलमानों का वोट मिला, उन्हें हिंदुओं का भी छप्पर फाड़ वोट मिला। और अब आपके स्क्रीन पर यह शख्स अमित शाह,
आज मैं आपके सामने कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं। सबसे पहला, अमित शाह से सवाल कौन पूछेगा। दूसरा, पहले राउंड के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जीत का दावा किया, क्यों? उनके वाहियात दावों पर सवाल क्यों नहीं? पहले राउंड का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और अमित शाह कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। हर राउंड के बाद वो बताते थे कि मैं इतनी सीटें जीत रहा हूं। क्या कोई पत्रकार अमित शाह से सवाल पूछेगा? क्या अमित शाह से सवाल पूछा जाएगा कि आपके रोड शोज में आप कभी भी मास्क नहीं पहनते थे, क्यों भाई? आखिर क्यों? अमित शाह को चाणक्य बताया जाता है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली आप नहीं जिता पाए, बिहार 2015 का आप नहीं जितला पाए, हरियाणा आप किसी तरह से मुश्किल से जीत गए क्योंकि कांग्रेस वहां आलसी थी। 2018 में जो 3 राज्यों पर कांग्रेस जीती थी वो आप नहीं जिता पाए थे। यह बात अलग है कि एक में सत्ता वापस आ गई। तो अमित शाह से यह सवाल कोई नहीं पूछता और यह सवाल पूछे जाने चाहिए। अमित शाह को कटघरे में रखा जाना चाहिए, न सिर्फ राजनीति के लिए, मगर अभी जो असली मुद्दा है, असली मुद्दा यह है कि आपको इनसे सवाल पूछना पड़ेगा कि यह हार क्यों। और मैं पालतू मीडिया की बात करते रहा हूं दोस्तों, इन्होंने पूरी फील्डिंग कर रखी थी। देखिए, एबीपी न्यूज के 2 पत्रकार, एक पत्रकार कह रहा है बीजेपी को 145 सीटें मिलेंगी, दूसरी पत्रकार कह रही है 175 सीटें मिलेंगी। पूरी फील्डिंग कर रखी थी। देखिए, एबीपी लाइव 175 सीटें, और इस आदमी के बारे में बता ही चुका हूं, यह कह रहा था कि जो है सीटें मिलेंगी। अब मैं आपको बताता हूं आज का मीडिया का खेल। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है रिपब्लिक टीवी। इन लोगों ने आज कोरोना पर कार्यक्रम किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी हार रही है। फिर यह देखिए, टाइम्स नाउ ने कल से ऐलान कर दिया था कि हम कोरोना पे कार्यक्रम करेंगे। इनको भी पता चल गया था कि बीजेपी नहीं जीतने वाली है, इसलिए आज वो किससे बात कर रहे हैं? सदगुरु से। अब सदगुरु तुम्हें कोरोना पर ज्ञान देंगे? मतलब ये धर्म गुरु है, मैं क्या बोलूं, अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट जो भी है। तो दोस्तों, मीडिया बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है इस बार, मगर अब सवाल है कि इसका राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या इसका उत्तर प्रदेश पर असर पड़ेगा? दोस्तों, यह स्वर्णिम मौका है भारतीय जनता पार्टी को वहां चुनौती देने का, मगर क्या अखिलेश यादव ममता बनर्जी की तरह स्ट्रीट फाइटर बनने को तैयार हैं? क्या वो करने को तैयार है? अगर वो ऐसा करेंगे तो यकीनन वहां से बीजेपी को हटाना मुश्किल नहीं होने वाला है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव इस वक्त पूरी तरह से गायब है। तो एक बात। दूसरी बात, राष्ट्रीय तौर पर क्या होगा? आप ये ना भूलें कि ममता बनर्जी को बधाई कई लोगों ने दी है, महबूबा मुफ्ती, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तमाम लोगों ने बधाई दी है। तो क्या वो ममता बनर्जी को राष्ट्रीय राजनीति का प्रतीक मान रहे हैं? क्या ममता बनर्जी वो धुरी हैं जिनके आसपास राष्ट्रीय राजनीति खेली जा सकती है? मेरा जवाब है नहीं। मोदी को चैलेंज करने के लिए आपको एक संवाद कायम करना पड़ेगा, आपको एक विकल्प देना पड़ेगा, चेहरे के तौर पर नहीं, राजनीति के तौर पर। और क्या कांग्रेस वो विकल्प दे सकती है? क्या कांग्रेस के पेट में या जिगर में वो आग है जिससे वो मोदी को चुनौती दे सकते हैं? कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब वो लीड लेनी पड़ेगी, वो जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और अगर वो नहीं करेंगे तो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से आने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। मगर ये बड़ा मुद्दा है, इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगा। आज ये एक बड़ी खबर है। मुझे लगता है कि अगर आज बीजेपी जीत जाती दोस्तों, तो मैं दावे के साथ कहता, ये लोग ये लगातार कहते कि देखो हम कोरोना में भी सही काम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ये लोग रौंदते चले जाते भारत से जुड़ी जो तमाम मान्यता हैं उसको। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबक लेगी, आत्ममंथन करेगी कि तुम्हारी इस नफरती राजनीति का किसी को फायदा नहीं है, तुम्हें भी नहीं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।